गाजियाबाद के थाना मसूरी इलाके में बेरोजगारी से तंग आकर महिला ने नहर में छलांग लगा दी। नहर के पास मौजूद गोताखोरों ने महिला को वक्त रहते नहर से निकालकर महिला की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद एवं बेरोजगारी के चलते महिला ने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने परिजनों को हिदायत भी दी है कि वह महिला का ख्याल रखें, जिसके बाद परिजनों के आश्वासन पर महिला को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। हम पल्ली साइड में खड़े हुए थे, ये लेडीज आई एकदम पुल पे से, इन्हें छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद हम 2-3 लोग भगे, हमने ठा के उसे निकाल ली। हम मुरादनगर गंग नहर गोताखोर हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते यूपी और दिल्ली पुलिस ने यूपी गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया हुआ है, जिस कारण वहां से कोई भी वाहन दिल्ली नहीं जा सकता। लेकिन घर से दफ्तर जाने की जल्दी में लोगों ने वहां पर अस्थायी रास्ता बना दिया है। इन रास्तों से भले ही 5 मिनट पहले पहुंच सकें, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग इन रास्तों पर सफर कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बीते महीने भर से दिल्ली जाने का मुख्य रास्ता बंद है। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के खेतों में से दुपहिया वाहन चालकों ने अपना रास्ता बना लिया है। देश भर में जहां एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसके प्रमोशन कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, लेकिन गाजियाबाद की लोनी की नगर पालिका स्वच्छ भारत अभियान को पलीता लगाने में लगी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां निटौरा गांव के जंगल में खेती की जमीन पर लोनी नगर पालिका की करीब 8 से 10 गाड़ियों ने कूड़ा डालने का प्रयास किया, जिसके बाद इसकी जानकारी गांव वालों को मिली। गांव वालों ने तुरंत वहां पहुंचकर खेत के मालिक योगेंद्र कसाना को इसकी सूचना दी, जिसके बाद योगेंद्र कसाना अपने खेत पर पहुंचे और नगर पालिका की टीम को कूड़ा डालने से रोका गया। हालांकि इस दौरान कई गाड़ियों ने वहां कूड़ा डाल भी दिया था। इस मामले में जब लोनी नगर पालिका के इंस्पेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लेते हुए कहा कि उसके कहने पर उन्होंने यहाँ पर कूड़ा डाला है, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि खेती और उपजाऊ की जमीन को कूड़ा डालकर बर्बाद करने की कोशिश नगर पालिका की साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में नगर पालिका लोनी खेती की जमीन पर जबरन कूड़ा डालकर अवैध कूड़ा घर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। और जहाँ खत्ता डाल रहे हैं वहाँ मेरे खाद निठोरा में है, जो बदबू भी और पक्षी जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे, खेत कैसे करेंगे हम। और ये दादागिरी पे उतर रहे हैं, कह रहे हमने परमिशन ली है, सारा झूठ बोल रहे हैं। ये हमारे खेत हैं, उसमें खत्ता गिरने आ रहे हैं, खत्ता गिर रहे हैं। कौन है लोग ये नगर पालिका से कुछ चौहान है और पटवारी वो डलवा रहे हैं इसे। कौन सी नगर पालिका से? ये लोनी नगर पालिका से। तो कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आई हैं? 8 ये हैं, 3-4 रोड पे खड़ी है। तो आपने इसका विरोध किया है? हम इसको हमारे खेत है, खेत बो रहे हैं, ताऊ के चाचा खेत बो रहे हैं हमसे। हमारे जो पानी साधन नहीं रुके हुए हैं। इसे उठवारे जो कुछ पड़ा है, राजीव ने गिरवा था, राजीव नाम का है, उसने बताया था मेरे यहाँ डाल दो। क्या नगर पालिका के पास कोई ऐसी जमीन नहीं है जो खेतों में कूड़ा डालने हमारी है? उसने कहा था हमारा गड्ढा है वो भर दो, इस वजह से डाला था, लेकिन वो विरोध करा उठवारे। अभी यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने अपना बजट पेश किया, जिसको लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार के साथ साथ यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि केंद्र की सरकार सपूत की सरकार नहीं है, कपूत की सरकार है, क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को बेचने में लगी है, तो वहीं प्रदेश में योगी सरकार में जंगल राज है। साथ ही बजट को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर योगी सरकार कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि पिछले 4 साल से ना तो किसानों का गन्ना भुगतान हो पाया है और ना ही उसके दामों में वृद्धि हो पाई है। वहीं दूसरी ओर यूपी में स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि 28 तारीख को मेरठ में किसानों की महापंचायत को लेकर एक समीक्षा बैठक की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा किसान महापंचायत में पहुंचेंगे, क्योंकि तीनों कृषि कानून किसानों के विरुद्ध हैं और वह लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का बजट। उस बजट को मैंने देखा और एक लाइन में अगर ये कहा जाए तो आदित्यनाथ सरकार का बजट लफाजी का बजट है, सच्चाई का बजट नहीं है। हिंदुस्तान की इकॉनमी कहां से कहां पहुंच गई। 2014 में जब हम आए थे
तो हम दुनिया की 5वीं सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थे। आज की तारीख में हम 164 नंबर पे पहुंच गए। तो बातें बड़ी बड़ी बोलने से अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। आप देखिए बजट आया केंद्र का, क्या बजट है साहब? कैसे आप अपनी आमदनी करेंगे? तो कह रहे हैं रेल बेच के, सेल बेच के, कोल बेच के, बीपीसीएल बेच के, एयरपोर्ट बेच के, पोर्ट बेच के, बैंक बेच के, एलआईसी बेच के, पूरा हिंदुस्तान बेच के। तो एक कपूत सरकार केंद्र में चल रही है, क्योंकि जो सपूत होता है वो अपने बाप दादा की संपत्ति को बढ़ाता है, जो कपूत होता है वो अपने पूर्वजों की संपत्ति को बेचता है। तो केंद्र में एक कपूत सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में तो कोई सरकार चल ही नहीं रही। यहाँ तो जंगल राज कहना भी कम होगा। तो जो बजट केंद्र का और राज्य का दोनों बजट है, एक बजट है हिंदुस्तान को बेचने वाला, दूसरा बजट है लफाजी का बजट, जिसने जमीन पे कुछ नहीं किया 4 साल में, और अंतिम चुनावी वर्ष में फर्जी दावे किए जा रहे हैं। इसमें कोई दृष्टि नहीं है, कोई योजना नहीं है, कैसे अपनी योजनाओं को पूरा करेंगे उसकी कहीं दूर दूर तक बात नहीं। किसानों का आंदोलन चल रहा है। मोदी जी कहते हैं हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। अरे भाई, डीजल का दाम 4 साल में कहां से कहां पहुंच गया, यूरिया का दाम कहां से कहां पहुंच गया, मजदूरी कहां से कहां पहुंच गई, सिंचाई कहां से कहां पहुंच गई, कृषि की लागत मूल्य कहां से कहां पहुंच गई, और आपने 4 साल में गन्ने का 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में मैं जा रहा हूं, जबरदस्त आक्रोश किसानों के बीच में है। 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है, और जब वो अपना पैसा मांगने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है तुम्हारे घर में कोई बीमार तो नहीं है? जो वो कहते हैं हमारे घर में एक आदमी को कैंसर हो गया है, पैसा हमारा दे दीजिए। तो वो कागज लेके उसको सीएमओ से वेरीफाई कराया जाता है अपना पैसा लेने के लिए। एक काला कानून आपने ऊपर से पास कर दिया। इन तीनों काला कानून में मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के किसानों के लिए डेथ वारंट है ये जो कानून केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया है। इसमें एमएसपी की गारंटी कोई नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। तो भैया एक लाइन लिखने में क्या प्रॉब्लम है कि एमएसपी से कम पर कहीं खरीद हुई तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं, आप एमएसपी देना नहीं चाहते। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए नए पूंजीपति हिंदुस्तान के अंदर बड़े जमींदार बनेंगे। 5,000, 10,000, 20,000 एकड़ खेती किसानों की लेकर उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और फिर उनकी जमीनों को हथियाने का काम करेंगे। एक बार कॉन्ट्रैक्ट में जमीन पूंजीपति के पास चली गई, फिर वो किसान को मिलना मुश्किल हो जाएगी। उसके खेत में 40-40 फीट के रास्ते बनेंगे, उनकी मेड़ें तोड़ ली जाएंगी और अपने हिसाब से वहां पे फसल की पैदावार की जाएगी। फसल अच्छी हुई तो माल अडानी का, फसल बर्बाद हुई तो आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। ये दूसरा कानून। और तीसरा, असीमित भंडारण की छूट। ये हिंदुस्तान के हर इंसान के खिलाफ है कानून, क्योंकि सस्ते में फल, सस्ते में सब्जी, सस्ते में अनाज किसान से खरीदा जाएगा, उसका भंडारण किया जाएगा और जब उसकी बाजार में कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पर बेचा जाएगा। जो तोमर साहब ये कह रहे हैं कि सड़क पे आवाज लगाने से बिल वापस नहीं होते, मैं उनको बताना चाहता हूं, हिटलर, मुसोलिनी, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, दुनिया के तमाम तानाशाहों को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और जनता ने उनको उखाड़ के फेंका। आप किसी अहंकार में मत रहिए। आपकी हिटलर शाही का अंत उत्तर प्रदेश के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान, देश के किसान करेंगे और आप कटीले तार उनके रास्ते में गाड़ रहे हैं। यही कटीले तार उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में गांव-गांव में प्रदेश की जनता भाजपाइयों के लिए गाड़ेगी। और 28 तारीख को हमारी किसान महापंचायत है मेरठ में। कल किसान नेताओं के साथ केजरीवाल जी की बैठक हुई दिल्ली विधानसभा में। आज मैं उसी की तैयारी बैठक के लिए गाजियाबाद आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि 28 तारीख को मेरठ की क्रांति धारा पर 1857 की धरती पर होने वाला ये किसान पंचायत ऐतिहासिक होगी और वहां से हम एक संदेश देने का काम करेंगे मोदी सरकार को, दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, ये कानून वापस लिया जाए।
बीते साल में कोरोना महामारी के चलते सभी की जिंदगियां थम सी गई थीं, जिसको लेकर सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, जिसमें यातायात से लेकर ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया था। जिसके बाद करीब 11 महीने से रुकी हुई कुछ ट्रेनों के संचालन को अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है। 11 महीने से रुकी हुई EMU अब EMU के नाम से नहीं, एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जाएगी। गाजियाबाद से दिल्ली के लिए करीब 3 बजे यह लोकल ट्रेन रवाना हुई और कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों के कारण लोगों को जहां असुविधा हुई थी, वहीं अब ये लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से चलाई जाएगी। हालांकि यात्रियों के लिए जो मुश्किल वाली बात है वह यह है कि लोकल ट्रेन का किराया अब स्पेशल ट्रेन के बराबर होगा। इनकी टिकट तो टिकट काउंटर से अवेलेबल हो जाएगी, इसके लिए कोई टिकट पहले से बुक नहीं करनी होगी। ट्रेनों के दोबारा संचालन को देखते हुए अब GRP पुलिस के साथ साथ फोर्स भी हरकत में आ गई है और ट्रेनें अब स्पेशल ट्रेन कोविड-19 का पालन करते हुए चलाई जाएंगी, जिसके बाद अब आम जनता के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, ट्रेनें शुरू हो गई है, कितनी खुशी हो रही है? खुशी अच्छी है, चालू है, बढ़िया, सब फायदा है, लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत पड़ी बस में जाने के लिए। अच्छा, तो कितने महीने बस से सफर करके काम चला है? हो गया, 8-9 महीने हो गए। और ड्राइवर और TT भी मानते हैं कि कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों से जनता को जहां परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब उनके लिए यह खुशखबरी है। ये तो बंदी थी कोरोना के कारण, अब जैसे चल गई है, अब इससे सहूलियतें बढ़ेंगी लोगों की, क्या होगा? बढ़ेंगी, सहूलियतें तो बढ़ेंगी। लंबा समय हो गया, पब्लिक भी बहुत परेशान है। जैसे EMU वगैरह चल जाएगी तो इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी। बाकी ड्यूटी में काफ़ी इजाफा किया गया इसके लिए।